हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत समय के बाद आज मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे माफ़ करे भाई। मेरे घर में थोड़ा शादी था मेरे कज़न का, तो मैं उसमें बिज़ी थी, लेकिन आप टेंशन मत लो भाई। ये लास्ट सेकेंड चैप्टर है इस बुक का, तो कल तक तो ये पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी और आज हम इसको करेंगे, जल्दी से ख़त्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। आपकी इस यूनिट का नाम है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट एंड डीकॉलोनाइजेशन। पहले आपको ये समझना है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट और डीकॉलोनाइजेशन होता क्या है। एंटी कॉलोनियल मतलब भाई, कॉलोनियल तो आपने समझा होगा ना, कॉलोनाइजेशन जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेती है, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली हर एक चीज़ों को अपने अंडर कर लेती है, उसको बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। ठीक है, जैसे यूरोप वालों ने, ब्रिटेन वालों ने क्या करा था हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था, तो उसी को तो हमने बोला था कि हमको उन्होंने कॉलोनी बना के रखा था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉलोनियल और कॉलोनाइजेशन। ठीक है, एंटी कॉलोनाइजेशन मतलब उसके खिलाफ। ठीक है, तो कॉलोनी जो बना रहे थे उनके खिलाफ कुछ मूवमेंट्स होते हैं, कुछ आंदोलन होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और डीकॉलोनाइजेशन क्या होता है, मतलब जब उन्होंने कॉलोनाइजेशन करा, दूसरी कंट्रीज के ऊपर कंट्रोल किया, उसको बोला हमने कॉलोनाइजेशन। डीकॉलोनाइजेशन मतलब कि भाई तुम फ्री हो रहे हो, अब तुम इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ठीक है, जैसे कि हमारे ऊपर उन्होंने 200 साल तक रूल किया भाई, ठीक है, लेकिन 1947 में हम अलग हो गए ना, हमने फ्रीडम ले ली भाई, हम इंडिपेंडेंट हो गए। तो उसी को बोलते हैं डीकॉलोनाइजेशन, कि पहले तुमने उसको कॉलोनी बनाया लेकिन अब वो कॉलोनी नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे कंट्री क्या हो रही थी, इंडिपेंडेंट होती जा रही थी, तो उसको बोलते हैं डीकॉलोनाइजेशन। ठीक है, ओके। तो क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं, पहले आप समझोगे कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स क्या होते हैं, और ये हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। हम इंडिया के एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को नहीं पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको। ठीक है, नॉन सत्याग्रह मूवमेंट्स ये सब नहीं पढ़ाऊंगी मैं, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे बात करूंगी। ठीक है, डीकॉलोनाइजेशन इन द बैकड्रॉप ऑफ कोल्ड वॉर। जो डीकॉलोनाइजेशन हो रहा था वो कब हो रहा था, वो कोल्ड वॉर के टाइम पर हो रहा था। ठीक है, तो उसका एक बैकड्रॉप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट, कि इफेक्ट क्या पड़ता है किसके ऊपर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर, किसका, डीकॉलोनाइजेशन का। ठीक है, जब डीकॉलोनाइजेशन हो रहा है तो उस को लेकर हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देन उसके बाद हम चौथा टॉपिक पढ़ेंगे कॉलोनियल पास्ट, नहीं यहाँ से, हाँ, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के केस में समझेंगे। ठीक है, ये हम इंडिया की बात करेंगे और यहाँ पे हम पूरे ग्लोबल स्टेज की बात करेंगे। ठीक है, कि इंडिया के अंदर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, किसने रोल प्ले किया, और हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या रही है, उसकी बात करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, एक बार समझो और काम खत्म करो, बार बार पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है। आगे की जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वॉर 1, 2, ठीक है, लिबरलाइजेशन, जो ये आपने आइडियोलॉजी पढ़ी है, इनको जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखो। और बुक भी काफ़ी ईजी है, इतनी हार्ड नहीं है ये। ठीक है, इनको जल्दी से कंप्लीट कराने के बाद मैं आपका BPSC 109 स्टार्ट कर दूंगी। अच्छा जी, हम बात करते हैं समझने की, किसकी, अंडरस्टैंडिंग एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। भाई एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या होता है, पहले हम कॉलोनियल मूवमेंट को समझेंगे। देखो क्या था कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने अपना एम्पायर बनाना स्टार्ट किया जगह जगह पर, जैसे इंडिया हो गया और चाइना हो गया, काफ़ी ऐसी कंट्रीज थी जिनके ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया। ठीक है, मालदीव, सारी कंट्रीज का जितना भी है उन्होंने कंट्रोल किया। ठीक है, इनका जो कंट्रोल करने का एक तरीके से मतलब जो स्ट्रैटेजी थी वो एक कंट्री के ऊपर नहीं थी कि भाई हमको कंट्री को कंट्रोल करना है, नहीं। इनका जो वो था ना, वो ये था कि उनके अलग अलग स्ट्रैटेजीज थी। ठीक है, कि कैसे हम जो आने वाले चैलेंज है हमारे लिए, उनसे हम बच सकते हैं। ठीक है, तब उस चीज़ को समझने के लिए, उस चीज़ को लेकर उन्होंने क्या करा, दूसरी कंट्रीज के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट करा। ठीक है, अब इंडिया को उन्होंने क्या कंट्रोल किया, तो ब्रिटेन ने इंडिया को कंट्रोल इसलिए किया क्योंकि उसका एम था जितने भी ऑल रूट्स है कंट्रीज के उनको कंट्रोल कर सके। ब्रिटेन भाई कहाँ, यूरोप के अंदर, वो एशिया के अंदर आ रहा है, साउथ एशिया के अंदर हमारा इंडिया आता है, वहाँ पे क्यों आने की जरूरत थी इतनी दूर से। ठीक है, तो उसने क्यों कंट्रोल किया, क्योंकि वो इंडिया के ऊपर ही नहीं, इंडिया के जितने भी रूट्स है उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहता था।
ठीक है। और हर एक कॉलोनी की अपनी खुद की क्या है, अपनी खुद की स्टोरी है। क्या है? अपनी खुद की स्टोरी है। भाई तुमने इतनी सारे देशों को कॉलोनी बनाया तो उनकी सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, और सभी के सभी क्या करते हैं, अपनी जो एक्सपीरियंस है उनको क्या करते हैं, शेयर करते हैं कि कैसे हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ठीक है, जैसे साउथ अफ्रीका की कंट्री होगी, वो बात करती है इंडिया से कि देखो जी हमारे साथ बहुत बुरा है, इंडिया भी बोलता है ये हमारे साथ भी भेदभाव करते हैं, हमको भी एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने क्या करा, अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया। तो बहुत सारे लोकल मूवमेंट्स हुए, आंदोलन चले, किसके अगेंस्ट, जो ये ब्रिटेन की कंट्रीज थी इनके अगेंस्ट, कि बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत बनानी है तुमने हमको, हमारे ऊपर कंट्रोल कर लिया, अब हमको इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, अब ये बैटल बड़ी टफ थी क्योंकि तुम इतनी बड़ी पावर से जो कि तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं उसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, हमने इंडिपेंडेंट तो लिया ना, है ना। वो कैसे हुआ, क्योंकि हमने आंदोलन स्टार्ट करे, किसके खिलाफ, किसके खिलाफ, कॉलोनी के खिलाफ। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ठीक है, ओके। तो मतलब हमको पुश कहाँ से मिलता है, अगर हम रियल पुश की बात करें इंडिपेंडेंस लेने के लिए, तो वो हमको मिलता है 1919 के बाद। 1990 मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पर ब्रिटेन की हालत तो बिल्कुल खराब हो गई थी, क्योंकि भाई तुम वॉर कर रहे हो, तुम जीतो या हारो, तुम्हारी जो हालत होगी ना वो बिल्कुल बदतर हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रिटेन की भी हालत कुछ ऐसी हो गई थी, और लीग ऑफ नेशन क्रिएट कर दिया गया था। ठीक है, लीग ऑफ नेशन क्यों बनाया गया था, ये इसलिए बनाए गए थे कि आगे कोई भी वॉर होता है तो उसके लिए प्रिवेंट करेगा, शांति से उस चीजों को सॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म बनाया, तो ये प्लेटफॉर्म क्या करा, ये एक प्लेटफॉर्म जो एंटी कॉलोनियल लीडर्स थे उनको एक मौका दिया। ठीक है, कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी ले सके। ठीक है, तो जो लीग था उसने क्या करा, लीग ऑफ नेशन ने उनकी प्रॉब्लम्स को सुना, और जितने भी लोग भाई इस चीज से क्या कर रहे थे, एक्सपीरियंस थे, ठीक है, इस चीज को फेस कर रहे थे, किसको, कॉलोनियल को। ठीक है, उन आए, सभी के सभी आपस में बैठ के बात किया, सभी लीडर्स ने अपना एक कनेक्शन बनाया, और उन्होंने किसके अगेंस्ट फाइटिंग करने की बात करी, कॉलोनियल के अगेंस्ट। ठीक है, कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट, कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ठीक है, अब क्या होता है, राइज होता है किसका, सोशलिस्ट आइडियाज का। ये मैंने आपको पढ़ाया है, सोशलिस्ट आइडियाज क्या होते हैं, कैसे होता है, पूरा समझाया है, कब वो राइज हुआ था, वो सारी चीजें। सॉरी, एक सेकेंड। जो बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन था वो भी इन्फ्लुएंसर किससे, एंटी कॉलोनियल लीडर्स से। ठीक है, जो बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन हमारा रशिया के अंदर हुआ था उसके अंदर भी जो लीडर्स थे वो भी क्या थे, एंटी कॉलोनियल थे, वो भी कॉलोनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है भाई, तो क्या हुआ, कुछ एफर्ट बनाए गए जहां पे उन्होंने अपने अंदर एक सॉलिडरिटी लेकर आए, जितनी भी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज थी जो कि सफर कर रही थी कॉलोनियल रूल से, उन्होंने क्या करा, अपने अंदर मतलब एक ग्रुप बनाया एक तरीके से। फिर उन्होंने क्या करा, सभी के सभी आए, और आके उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसके अंदर, इन मूवमेंट के अंदर। जैसे कि महात्मा गांधी जी हो गए, चो चिन मिच हो गया, नेहरू हो गए, इन्होंने हम सभी को क्या दिलाया, इंडिपेंडेंट दिलाया। ठीक है, आज़ादी दिलाई। ठीक है, मिलाई तो नहीं, और इन्होंने काफ़ी पावरफुल फोर्स बने किसके लिए, अगेंस्ट कॉलोनियल पावर के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और हम किसी एक इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी के बारे में बात करें कि एशियन अफ्रीकन कंट्री सभी के सभी आके मिलके सभी ने एफर्ट करा। यहाँ पे मैं पूरा क्रेडिट नेहरू जी को नहीं दे रही हूँ। ठीक है, कभी मेरे को कमेंट में बोलने लगो कि नेहरू जी का नाम क्यों दे लिया, बुक में दिया हुआ है तो पढ़ो। ठीक है, ओके, डीकॉलोनाइजेशन इन द बैकड्रॉप ऑफ कोल्ड वॉर। लेट 1940s और 50s के बाद बहुत सारी एशियन अफ्रीकन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को क्या मिलने लगा था, इंडिपेंडेंट मिलने लगा था, किससे, कॉलोनियल रूल से। ठीक है, बहुत सारी एशिया अफ्रीकन लैटिन अमेरिकन, ठीक है, क्या हो रही थी, इंडिपेंडेंट हो रही थी। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो इसके पीछे भाई इनको इंडिपेंडेंट क्यों मिल रही है, क्योंकि हमारी यूरोप की कंट्रीज की हालत हो गई थी बहुत ज्यादा खराब।
क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी वो, ब्रिटेन हो या फ्रांस हो, बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई थी वो, ठीक है, फाइनेंशियली, फिजिकली। अब वो अपने आप को रीबिल्ड करना चाहती थी। उन्होंने सोचा कि भाई हमारी खुद की तबीयत तो बहुत ख़राब है, हम दूसरों का ख्याल कैसे कर रख सकते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर कंट्रोल करना कम कर दिया, ठीक है। और उसी टाइम पर यूएसए और यूएसएसआर दो सुपर पावर आई वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, जो कि उनका एम था क्या, कि दूसरी कंट्रीज को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना। उन्होंने कभी दूसरी कंट्रीज के अंदर जाके कब्जा नहीं करा इनकी तरह, ब्रिटेन और फ्रांस की तरह, लेकिन उन्हें इनडायरेक्टली क्या करा, कंट्रोल करा, ठीक है। उन्होंने एक अलायंस बनाई, ठीक है, अपने साथ उनको जोड़ा कि भाई देखो हमारी आइडियोलॉजी सेम है, आ जाओ, तुम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, आ जाओ, तुम प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, आ जाओ यूएसए की तरफ, ठीक है। तो उन्होंने इनडायरेक्टली उन सब चीज़ों को क्या करा, कंट्रोल करना स्टार्ट किया। यूनाइटेड स्टेट जो कि बिल्कुल अपोज था कॉलोनाइजेशन के, क्यों, क्योंकि भाई उसके अंदर एक डर था कि देखो हमको भी रूल किया है, ठीक है, हमारे ऊपर भी हमको भी कॉलोनी बना के रखा था, तो हमको तो नहीं चाहिए, ठीक है। उनके अंदर क्या था, एक डर था, और वो डर की परछाई उनके अंदर थी, तभी वो लड़े थे सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, ठीक है, कि ये कंट्रोल वगैरह नहीं चलेगा, फ्रीडम होना चाहिए। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था डीकॉलोनाइजेशन को, कॉलोनाइजेशन को नहीं, डीकॉलोनाइजेशन को, कि भाई इंडिपेंडेंट हो, खत्म करो इसको। यूएसएसआर एंटी कैपिटलिस्ट, एंटी इंपेलिस्ट प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है, वो बिल्ड करना चाहता था, वो ट्रेनिंग देता था वर्ल्ड वाइड, ठीक है। उन्होंने काफी यूनिवर्सिटीज खोली, ठीक है, काफी ऐसे बड़े बड़े लीडर्स थे जो ट्रेन किया करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या कर रही थी, उस टाइम पर चल रही थी। तो हम देख सकते हैं कि कैसे बैकड्रॉप हुआ, यूएसए सपोर्ट कर रहा है किस चीज को, भाई हटाओ, भगाओ, खदेड़ भगाओ अपने यहाँ से इनको, कॉलोनियल रूल को, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो। यूएसएसआर भी यही चाह रहा था, ठीक है, लेकिन वो कम्युनिज्म आइडियाज को चाह रहा था, गवर्नमेंट को लेके आओ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है डीकॉलोनाइजेशन का किसके अंदर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज जब इंडिपेंडेंट हो गई, जब उनको आज़ादी मिल गया, तो भाई उनको फ्रीडम ही नहीं, उनको कोई आज़ादी ही नहीं चाहिए थी। वो बोल रहे थे कि देखो हमको वर्ल्ड में इक्वल होना है, ठीक है, एक इक्वल दिखना, हमको दिखना चाहिए कि इंडिया भी है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, ये ब्रिटेन, ये यूरोप की कंट्रीज ही नहीं है, और भी है, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज भी है, वो भी होनी चाहिए, हमको इक्वल होना है, ठीक है। तो ये बात की, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। कोल्ड वॉर के टाइम पे हमारा यूएसए और यूएसएसआर दो सुपर पावर आ गई, उन्होंने दूसरी कंट्रीज को इनडायरेक्टली अपनी तरफ लेना स्टार्ट किया। लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज थी, न्यू कंट्रीज थी, जिन्होंने ना वो यूएसए की तरफ गई ना वो यूएसएसआर की तरफ गई, उन्होंने ज्वाइन करा किसको, नॉन अलाइड मूवमेंट को। नॉन अलाइड मूवमेंट क्या है कि एक ऐसा ग्रुप है कि भाई हम ना यूएसए की साइड है ना यूएसएसआर की तरफ है, ना हम इसके खिलाफ है ना हम इसके खिलाफ है, हम दोनों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, हम न्यूट्रल है, जो हमको सही लगेगा हम वही करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारा इंडिया भी था, ठीक है। तो ये हमने बनाया। बैंडम कॉन्फ्रेंस हुई 1955 के अंदर, जहाँ पे नॉन अलाइड मूवमेंट को 1961 के अंदर एक नया वो बनाया गया, ठीक है। और सभी की सभी जो नई नई कंट्रीज थी वो आई, उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, और वो चाहते थे थर्ड ब्लॉक बनना, कि भाई पूरे वर्ल्ड को तुमने 3 हिस्सों में बांट दिया है, लेकिन कुछ अफ्रीका, कुछ साउथ एशियन कंट्रीज है जो कहीं भी नहीं है, ठीक है, वो अभी ऐसे बेपैंदी के लोटे हो रहे हैं। तो उनको उन्होंने क्या करा, एक थर्ड ब्लॉक बनाना स्टार्ट किया कि हम भी भाई नजर आनी चाहिए इस देश के अंदर नहीं, इस वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। वो ना पार्ट बने यूएसए का ना यूएसएसआर का, ठीक है, ओके। तो ये हमने अभी तक इतना पढ़ा। लेकिन जब डीकॉलोनाइजेशन हुआ, जब यूरोप वाले भाग गए यहाँ से, उनको खदेड़ भगा दिया गया, तो कुछ नई कंट्रीज भी बनी, नए नए बॉर्डर्स भी बने, जैसे पाकिस्तान का, इजराइल का, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहा। पाकिस्तान आज भी हमसे झगड़ता है, इजराइल का तो बस क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। तो अभी भी उनके वायलेंस चल रहे हैं, अभी भी उनके डिस्प्यूट चल रहे हैं, और डिस्प्यूट लैंड को लेकर काफ़ी ज़्यादा चलता रहा है। इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, कश्मीर को लेकर उनकी लड़ाई चल रही है, इजराइल की चल रही है अरब से, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट काफी बड़ा पार्ट हो गया वर्ल्ड के लिए। ये क्यों हुआ, बाई कॉलोनाइजेशन की वजह से। वो आए, वो बॉर्डर ढंग से नहीं बना के गए, तो उसकी वजह से हम लड़ रहे हैं आपस में,
ठीक है, पाकिस्तान आज भी चाहता है कि हमारा कश्मीर है, हमारा कश्मीर है, कश्मीर को लेकर लड़ाई होती रहती है। तो ये किसकी वजह से है? कॉलोनाइजेशन की वजह से। ठीक है, ओके, तो हमने इम्पैक्ट देख लिया। अब हम बात करते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट और इम्प्लीमेंटेशन किसका, फॉरेन पॉलिसी का, इंडिया की बात करेंगे। अब हम वर्ल्ड की बात नहीं करने वाले, अब हम अपने देश की बात करेंगे, अब हम अपने इंडिया की बात करेंगे। ओके, तो इंडिया को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, हम तो खुद ही इंडिया के हैं भाई। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इफेक्ट होती है वो थोड़ी सी हमारे एक्सपीरियंस से, ठीक है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से, जो कि लीड करी थी किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसके अंदर, हमारी फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में इंडिपेंडेंट के बाद। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये बोला कि देखो जी, जब हमको इंडिपेंडेंट मिला तो इंडिपेंडेंट दिलाने में एक ऐसी पार्टी थी जिसने रोल प्ले किया। ठीक है, रोल प्ले किया भाई, 1% 2% कुछ तो किया, लेकिन किया तो। ठीक है, वो हमारा नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही क्या करा, हमारी फॉरेन पॉलिसी को बनाया, मैंने ये बोला है। ठीक है, ओके, तो आईएनसी प्री इंडिपेंडेंट आइडियाज, मतलब जब हमको आज़ादी नहीं मिला था उससे पहले हम न्यूट्रल आइडियाज़ को फॉलो करते थे। ठीक है, किसको फॉलो करते थे, न्यूट्रल आइडियाज़ को, कि भाई हम न्यूट्रल, हम किसी के साइड नहीं है। ठीक है, इंडिया ने कंटिन्यूटी रखी किसके साथ, फॉरेन पॉलिसीज के साथ। इंडिया डिस्पाइट देयर चॉइस, उसने अपनी कोई चॉइस नहीं रखी एंटायरली, किससे, कॉलोनियल पास से उसने कभी भी एकदम से मतलब ब्रेक नहीं किया, उन्होंने कभी हटाया नहीं अपने पास को। ठीक है, बिल्कुल ही अपने फॉरेन अफेयर्स को हमने बिल्कुल कट नहीं करा कि नहीं हम ब्रिटेन वालों से बात करेंगे, नहीं हम उसके साथ इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, हमने बिल्कुल भी कट ऑफ किसी से नहीं किया है। ठीक है, हमारे फॉरेन रिलेशन रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद भी। क्या हमने ये नहीं किया कि उन्होंने हमारे ऊपर कंट्रोल किया तो हम तो उनसे बात ही नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा। ओके, देन उसके बाद प्री इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर हमने काफ़ी ज़्यादा फाइट भी किया था इंडिपेंडेंस के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी आप देख सकते हो कि हमने सपोर्ट भी किया था। ठीक है, 1914 के अंदर जब हम अपोज कर रहे थे, हमने अपोज किया था किसके, अपने फोकस को शिफ्ट कर लिया था किसके ऊपर, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली जो इम्पेरियलिज्म था हमारे ऊपर, कंट्रोल कर रहे थे वो। ठीक है, हमने बोला भाई हमको वर्ल्ड पीस लेकर आना है, हम वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे थे कि हमको वर्ल्ड पे भी पीस चाहिए, हमको खुद को भी पीस चाहिए, जाओ यहाँ से। ठीक है, हम तुम्हारे लिए लड़े फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको पीस चाहिए। ठीक है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें तो वो सॉलिडरिटी दिखाती है। ठीक है, उनके अंदर एक सॉलिडरिटी थी कि हमको मिलकर क्या करना है, इन कॉलोनियल रूल को खदेड़ भगाना है यहाँ से, क्या ये नहीं यहाँ से हटाना है। हमारे साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो गया है, बहुत ज़्यादा अपोजिशन हो गया है। ठीक है, और गांधी जी ने इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गांधी जी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि इसके अंदर फॉरेन रिलेशन के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर इजराइल के साथ, वेस्ट एशिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाए। ठीक है, उन्होंने एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पहुंचाया किसके अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। ग्लोबल पीस की उन्होंने बात करी कि भाई हमको अपने इंडिया के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर पीस चाहिए। अगर हम नैम की बात करें, अभी बताया था नॉन अलाइड मूवमेंट, जहां पे हम वन वर्ल्ड बनाना चाहते थे। हम ना यूएसए की तरफ जा रहे थे ना यूएसएसआर की तरफ, हम ऐसा चाहते थे कि सभी कंट्रीज एक साथ आए। ठीक है, एक बहुत बड़ा गोल था हमारा कि एक वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड को तुम डिवाइड मत करो। ठीक है, सभी को इक्वल होना है, इक्वल दिखना है। ठीक है, ओके, तो इतना ही है चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का, एक बार पढ़ो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार ये पीडीएफ पढ़नी है, बस ख़त्म काम। इतना और कुछ आपको ज़्यादा अपना दिमाग पच्ची नहीं करनी है। बस जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है पीवाईक्यू उठाओ, पीवाईक्यू उठाने के बाद उनको पढ़ो। ठीक है, जितना हो सके उतना पीवाईक्यू को पढ़ो, क्योंकि आप सभी को पता है इग्नू के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 5 या 4 क्वेश्चन तो भाई रिपीट आ रहे हैं। ठीक है, और 5 क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग के घोड़े के दौड़ाओ, तुमको पूरा बुक नहीं पढ़ना है। अगर तुम्हारे लिए हैवी हो रहा है थोड़ा हल्का करो उस चीज़ को। ठीक है, तो हो जाएगा। बस थोड़ा सा अपने अंदर शांति रखो और कंटिन्यूस रखो अपने काम को। ठीक है, तो कल हमारी ये पूरी बुक खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम बीपीएससी 109 और बीपैक 173 में आपका कंप्लीट कराते हो। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें।